गिनी की खाड़ी में दूसरा समुद्री डकैती रोधी गश्ती दल चर्चा में क्यों है? भारतीय नौसेना ने हाल ही में अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में अपनी दूसरी समुद्री डकैती रोधी गश्त पूरी की। इस मिशन में अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सुमेधा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सितंबर-अक्टूबर 2022 में आईएनएस तरकस द्वारा पहली जीओजी गिनी की खाड़ी समुद्री डकैती रोधी गश्त शुरू की गई थी। जीओजी में दूसरी समुद्री डकैती रोधी गश्त की मुख्य विशेषताएं क्या है? आईएनएस सुमेधा ने जीओजी में एक 31 दिवसीय समुद्री डकैती रोधी गश्त का संचालन किया, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ अटलांटिक महासागर में एक विस्तारित रेंज परिचालन तैनाती पर है। सुमेधा की तैनाती ने यह भी सुनिश्चित किया कि भारतीय नौसेना के संबंध सेनेगल, घाना, टोगो, नाइजीरिया, अंगोला तथा नामीबिया जैसी क्षेत्रीय नौसेनाओं के साथ मजबूत हो। आईएनएस सुमेधा की तैनाती का उद्देश्य संयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से क्षेत्रीय भागीदारों की क्षमताओं को बढ़ाना है, जो वसुधैव कुटुंबकम यानी पृथ्वी एक परिवार है के दर्शन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। गश्ती दल का लक्ष्य भारतीय और विदेशी व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा व स्थिरता में सुधार करना तथा समुद्री डकैती व हिंसक डकैती को हतोत्साहित करना एवं रोकना था। गिनी की खाड़ी तो विषय में मुख्य तथ्य क्या है? जीओजी पश्चिमी अफ्रीकी तट पर अटलांटिक महासागर का प्रवेश द्वार है, जो गैबॉन में केप लोपेज से लाइबेरिया में केप पाल्मास तक पश्चिम की ओर फैला हुआ है। खाड़ी को समुद्र के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके इर्द गिर्द भूमि का घेरा हो। इनका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स के परिणामस्वरूप होता है और अक्सर जलडमरू मध्य के रूप में संकीर्ण जल मार्गों द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं। यह प्रमुख यामोत्तर प्राइम मेरिडियन तथा भूमध्य रेखा के जंक्शन पर 0 डिग्री से 0 मिनट नॉर्थ एवं 0 डिग्री से 0 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। गिनी की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ वोल्टा एवं नाइजर शामिल हैं। व्यापक समुद्री डकैती के कारण जीओजी विश्व की सबसे खतरनाक खाड़ियों में से एक है, जिसने अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों सहित पश्चिम अफ्रीका के कई देशों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इस खाड़ी में प्रत्येक वर्ष समुद्री डाकुओं द्वारा लगभग 100 जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है। जीओजी क्षेत्र में विश्व के कुल पेट्रोलियम भंडार का 35% से अधिक हिस्सा है। यहाँ हीरा, यूरेनियम, तांबा आदि सहित कई खनिज पाए जाते हैं। गिनी की खाड़ी क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में पेट्रोलियम अन्वेषण, खनन एवं गैस फ्लेयरिंग, बंदरगाह संचालन तथा मत्स्य पालन शामिल है। गिनी की खाड़ी के किनारे स्थित 16 तटीय देश अंगोला, बेनिन, कैमरून, कोटे डी आइवर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, गिनी इक्वेटोरियल गिनी, गिनी बिसाऊ, गैबॉन, नाइजीरिया, घाना, साओ टोमे और प्रिंसिपे, टोंगो एवं सिएरा लियोन। ये उसका मैप है गल्फ ऑफ चीन का। तो गिनी की खाड़ी भारत के लिए रणनीतिक रूप से कैसे महत्वपूर्ण है? गिनी की खाड़ी देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक प्रमुख स्रोत होने के कारण भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखती है। हाल के वर्षों में नाइजीरिया भारत के लिए कच्चे तेल के मुख्य स्रोतों में से एक रहा है। वर्ष 2020 में यह भारत को कच्चे तेल तथा तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। जीओजी भारत के लिए सुरक्षा चिंता का क्षेत्र भी रहा है, क्योंकि यह समुद्री डकैती, सशस्त्र डकैती, आतंकवाद एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध की चुनौतियों का सामना करता है। भारत जीओजी में समुद्री डकैती की घटनाओं का शिकार होता रहा है, क्योंकि अतीत में कई भारतीय नागरिकों को समुद्री लुटेरों द्वारा बंधक बना लिया जाता था। आईएनएस सुमेधा सरयू वर्ग के स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना अपतटीय गश्ती जहाज में तीसरा है, जिसे स्वतंत्र रूप से और बेड़े के संचालन हेतु कई भूमिकाओं के लिए तैनात किया गया है। यह जहाज कई हथियार प्रणालियों, सेंसर, अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार प्रणालियों एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से सुसज्जित है। आईएनएस सुमेधा का उद्देश्य भारतीय नौसेना की बढ़ती समुद्री निगरानी और गश्त आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस जहाज की प्राथमिक भूमिका विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी, समुद्री डकैती रोधी गश्त, बेड़े के संचालन, अपतटीय संपत्तियों को समुद्री सुरक्षा प्रदान करना और उच्च मूल्य वाली संपत्तियों का अनुरक्षण करना है।
समुद्री सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करते हुए इसने गिनी की खाड़ी में पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। इस ऑपरेशन कावेरी इसने ऑपरेशन कावेरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अप्रैल 2023 में युद्ध प्रभावित सूडान से भारतीय प्रवासियों को निकालने में योगदान दिया। समुद्री सुरक्षा से संबंधित भारत की पहल क्या है? तो सागर नीति। भारत ने सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के लिए अपना समर्थन दोहराया। इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर। तो अब एक पिछले 2015 का ये प्रश्न है। क्षेत्रीय सहयोग के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना हाल ही में घटित समुद्री डकैती घटनाओं और तेल अधिप्लाव ऑयल स्पिल्स की दुर्घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप की गई है। यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा होती है। ये देखो क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। ये यहाँ पर इसलिए लगा दिया गया है ताकि समझ में आए कि डकैती भी हो रही है तो यूपीएससी से रिलेटेड है, इसमें पूछा जा सकता है। तो ये देखिए दोनों ही कथन गलत है। चलिए अब आता है व्यभिचार और संबंधित पेचीदगियाँ क्या होती हैं, चर्चा में क्यों है। गृह मामलों की संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 को बदलने के लिए प्रस्तावित कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में व्यभिचार को एक अपराध के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। भारत में व्यभिचार को लेकर कानूनी स्थिति क्या है? तो व्यभिचार एक विवाहित व्यक्ति पुरुष या महिला द्वारा अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध बनाने की स्वैच्छिक कार्य है। भारत में कानूनी स्थिति वर्ष 2018 से पहले भारतीय दंड संहिता में धारा 497 शामिल थी, जो व्यभिचार को एक आपराधिक कृत्य के रूप में वर्गीकृत करती थी, जिसमें 5 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती थी। विशेष रूप से धारा 497 के तहत केवल पुरुषों को दंड का सामना करना पड़ सकता था, जबकि महिलाओं को अभियोजन से छूट थी। यह व्यभिचार की व्यापक परिभाषा के विपरीत है, जिसमें वैवाहिक जीवन से बाहर स्वैच्छिक शारीरिक संबंधों में शामिल दोनों लिंगों को शामिल किया गया है। जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के एक ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से धारा 497 को रद्द कर दिया। सरकार ने भेदभाव और संवैधानिक उल्लंघनों पर प्रकाश डाला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 पर जोर देते हुए क्रमशः समानता, गैर भेदभाव और जीवन एवं स्वतंत्रता की रक्षा की। हाल ही में गृह मामलों की संसदीय समिति ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में व्यभिचार को एक अपराध के रूप में फिर से स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण बदलाव का सुझाव देती है। इसे लैंगिक तटस्थता की स्थिति प्रदान की जाए जो पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू हो। यह तर्क दिया गया कि धारा 497 को भेदभाव के आधार पर रद्द कर दिया गया था तथा लैंगिक तटस्थता में इसे कमी को दूर किया जा सकेगा। तो कानूनी स्थिति बनाम विधायी कार्रवाई। गृह मामलों की संसदीय समिति का हालिया प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट की कानूनी स्थिति को चुनौती प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देश के कानून के समान है। हालांकि संसद सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन नहीं कर सकती है, लेकिन उसके पास कानून पारित करने का अधिकार है जो निर्णय के आधार को संबोधित करता है, जिसका लक्ष्य पहचाने गए दोषों को दूर करना है, जबकि संभावित रूप से न्यायालय की टिप्पणियों के साथ संरेखित करने के लिए पूर्वव्यापी अथवा भावी कानूनों पर विचार करना होगा। मद्रास बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मान्य कानून को वैध ठहराने के लिए उसे प्रारंभिक निर्णय में पहचाने गए दोष का प्रभावी ढंग से समाधान करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कानून द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन पूर्व के निर्णय के दौरान हुए थे तो उन्हें उठाए गए मुद्दे को इस तरह से संबोधित करना चाहिए ताकि दोष को उजागर होने से रोका जा सके। व्यभिचार को अपराध घोषित करने के पक्ष तथा विपक्ष में क्या तर्क है? वैवाहिक पवित्रता का संरक्षण। समर्थकों का तर्क है कि व्यभिचार को अपराध घोषित करने से विवाह संस्था की सुरक्षा होती है, जिससे समाज के भीतर इसकी पवित्रता तथा पारंपरिक मूल्य बने रहते हैं। दूसरा है निवारक प्रभाव। व्यभिचार को दंडनीय अपराध बनाना एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है, जो व्यक्तियों को विवाहेतर संबंधों में शामिल होने से हतोत्साहित कर सकता है, जिससे ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। फिर एक कानूनी सहारा। व्यभिचार को अपराध घोषित करना वैवाहिक विश्वसनीयता के उल्लंघन को संबोधित करने के लिए एक कानूनी अवसर प्रदान करता है, जो विश्वास तोड़ने वाले कार्य के लिए पीड़ित पति अथवा पत्नी को सहारा प्रदान करता है।
फिर है नैतिक आधार। कुछ लोगों का तर्क है कि व्यभिचार नैतिक रूप से अनुचित है और इसलिए सामाजिक मानदंडों तथा नैतिक मानकों को दर्शाते हुए कानून के तहत यह दंडनीय होना चाहिए। व्यभिचार को अपराध घोषित करने के विरुद्ध तर्क। तो स्वायत्तता और गोपनीयता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि व्यभिचार को अपराध घोषित करने से वैवाहिक संबंधों में व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन हो सकता है। व्यभिचार को अपराध घोषित करना संवैधानिक सिद्धांतों, विशेष रूप से अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के रूप में देखा गया, जो पति पत्नी दोनों की गरिमा और गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करता है। यह सुझाव दिया गया कि ऐसे मामलों को दंडनीय अपराध के बजाय तलाक के आधार के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। दीवानी बनाम आपराधिक मामला। आलोचकों का तर्क है कि व्यभिचार मुख्य रूप से एक दीवानी मामला है जो विवाह में विश्वास के उल्लंघन पर केंद्रित है। परिस्थितियों को देखते हुए इसे एक दंडनीय अपराध मानना उचित नहीं होगा, जिससे समस्या अनावश्यक रूप से बिगड़ सकती है। रिश्तों पर प्रभाव। तो व्यभिचार को दंडनीय अपराध मानने से तनावपूर्ण रिश्ते और भी खराब हो सकते हैं। फिर कानूनी अड़चनें भावनात्मक संकट को बढ़ा सकती हैं और पति पत्नी के बीच मेल मिलाप की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। कानूनी जटिलता। व्यभिचार में अक्सर रिश्तों के अंदर व्यक्तिपरक और सूक्ष्म परिस्थितियां शामिल होती हैं। ऐसे मामलों पर कानून बनाने और मुकदमा चलाने का प्रयास कानूनी जटिलताओं को जन्म दे सकता है, जिससे न्यायिक प्रणाली पर व्यक्तिपरक मामलों का बोझ बढ़ सकता है। निष्कर्ष। व्यभिचार की जटिलता से निपटने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। कानूनी सुधार विधायी कार्रवाइयों को और सामाजिक जागरूकता को संतुलित करना एक निष्पक्ष तथा सामंजस्यपूर्ण कदम के रूप में महत्वपूर्ण हो सकता है। अब आगे आता है लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व वर्षा वनों का अस्तित्व। तो चर्चा में क्यों है। हाल ही में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस यानी BSIP के वैज्ञानिकों की एक टीम ने लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व अर्ली ईओसीन क्लाइमेट ऑप्टिमम के भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जलवायु का खुलासा किया है, जो तब अस्तित्व में थी जब पृथ्वी वैश्विक स्तर पर गर्म थी। इस अनुसंधान ने अतीत की स्थलीय भूमध्य रेखीय जलवायु डेटा की मात्रा निर्धारित करने हेतु प्लांट प्रॉक्सी को नियोजित करते हुए नवीन तकनीकों का उपयोग किया है। प्लांट प्रॉक्सी क्या होता है। तो पर्यावरण विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का अध्ययन के संदर्भ में प्लांट प्रॉक्सी अप्रत्यक्ष साक्ष्य या संकेतक को संदर्भित करती है, जिसका उपयोग वैज्ञानिक पूर्व की पर्यावरणीय स्थितियों को समझने के लिए करते हैं। ये प्रॉक्सी प्रत्यक्ष साक्ष्य के विकल्प या स्टैंड इन के रूप में कार्य करते हैं, जो उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। यह आसानी से पहुंच योग्य नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए परागकण अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं और इन्हें हजारों या लाखों वर्षों तक तलछट में संरक्षित किया जा सकता है। तलछट कोर या परतों में पराग के प्रकार तथा प्रचुरता का अध्ययन करके वैज्ञानिक उन पौधों के प्रकार का अनुमान लगा सकते हैं जो एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद थे। अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं। तो भूमध्य रेखीय वर्षा वनों का लचीलापन। लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले वैश्विक स्तर पर गर्मी और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के बावजूद भूमध्य रेखीय वर्षा वन न केवल अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सफल रहे, बल्कि फले फूले भी। पहले यह ज्ञात था कि पृथ्वी वर्तमान की तुलना में लगभग 13 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म थी और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 1000 ppm भी से अधिक थी। जल विज्ञान चक्र में परिवर्तन के कारण मध्य और उच्च अक्षांश के वनों के अस्तित्व पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा, लेकिन भूमध्य रेखीय वन अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सफल रहे। उच्च वर्षा की भूमिका। अध्ययन में भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के अस्तित्व को बनाए रखने और उन्हें समृद्ध करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक है। वर्षा के पौधों की जल उपयोग दक्षता में वृद्धि होने की संभावना है। इस अध्ययन के निहितार्थ क्या है। तो ECO जैसे उष्ण अवधि के दौरान भूमध्य रेखीय वर्षा वनों की जलवायु गतिशीलता एवं लचीलेपन को समझना भविष्य के जलवायु पूर्वानुमानों के लिए महत्व रखता है तथा विषम जलवायु इस परिस्थितियों में उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व हेतु रणनीतियाँ बनाने में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भूमध्य रेखीय वर्षा वन क्या है। तो भूमध्य रेखीय वर्षा वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा के पास पाए जाने वाले हरे भरे जैव विविधता वाले वन हैं। ये वन आमतौर पर भूमध्य रेखा के उत्तर अथवा दक्षिण में 10 डिग्री अक्षांश के अंतर्गत स्थित होते हैं तथा इनमें समग्र वर्ष उच्च तापमान एवं भारी वर्षा की स्थिति बनी रहती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे जलवायु।
तो उष्ण तथा आर्द्र जलवायु होती है, जो कि 25 से आमतौर पर लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस औसत होती हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, जो औसतन 2000 मिलीमीटर 80 इंच से अधिक होती है। जैव विविधता सबसे विविध पारिस्थितिकीय तंत्रों में से भी एक है। पेड़ पौधे, कीटों, पक्षियों, इस असंख्य प्रजातियां मौजूद हैं। वनस्पति तथा जीव भी हैं, जो ऊंचे वृक्ष पर पाए जाते हैं और गहन छतरियों के रूप में होते हैं, छाया प्रदान करते हैं। फिर इसके महत्व, तो भूमध्य रेखीय वर्षा वन पृथ्वी की जलवायु और कार्बन चक्र को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त वे अनगिनत प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं, स्वदेशी समुदायों का समर्थन करते हैं और औषधि पौधों के संसाधनों के केंद्र हैं। खतरे, तो ये दुर्भाग्य से इन वर्षा वनों के निर्वनीकरण, कटाई, कृषि खनन और अन्य मानवीय गतिविधियों जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन, तो इन वनों में रहने वाले विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के लिए खतरा उत्पन्न करने के अलावा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को नुकसान पहुंचाकर वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। देखिए, यहाँ 2013 में प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है या विशेषताएं? तो 3 स्टेटमेंट है। ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों। दूसरा है बहुत सी जातियों का सह-अस्तित्व। तीसरा है अधिपादपों की असंख्य निम्न किस्मों की विद्यमानता। तो तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब जातियों के भीतर उपवर्गीकरण चर्चा करें, तो भारत के प्रधानमंत्री ने एससी के अंतर्गत आने वाले सबसे पिछड़े समुदायों की पहचान तथा उनकी सहायता करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसने एससी और भीतर उपवर्गीकरण के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप उपवर्गीकरण की वैधता, चुनौतियों तथा संभावित प्रभाव पर चर्चा शुरू हो गई है। तो जातियों के भीतर उपवर्गीकरण क्या है? तो यह जातियों के भीतर उपवर्गीकरण, आरक्षण तथा सकारात्मक कार्रवाई के लिए अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के मौजूदा श्रेणियों के भीतर उप समूह बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। उपवर्गीकरण का उद्देश्य अंतर श्रेणी असमानताओं का समाधान करना तथा समाज के सबसे वंचित एवं हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बीच लाभ व अवसरों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। उपवर्गीकरण की वैधता क्या है? तो ऐतिहासिक प्रयास है, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। इस मामले में कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे पंजाब, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने उपवर्गीकरण का प्रयास किया है। संवैधानिक दुविधा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ईबी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 2004 के मामले में कहा कि केवल संसद के पास एससी तथा एसटी की सूची बनाने एवं अधिसूचित करने का अधिकार है। हालांकि पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह एवं अन्य 2020 के एक अन्य मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि राज्य पहले से ही अधिसूचित एससी एसटी की सूचियों में छेड़छाड़ किए बिना लाभ की मात्रा पर निर्णय ले सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 16(4) के में यह अधिकार दिया गया है कि एसटी एससी के लिए पदोन्नति मामलों में आरक्षण में कोई प्रावधान कर सकता है। मतलब आरक्षण के लिए बात किया गया 16(4) में। जातियों के भीतर उपवर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? तो एसटी एससी और ओबीसी श्रेणियों की महत्वपूर्ण भूमिका, भिन्नता और विविधता है। एससी एसटी और ओबीसी के प्रमुख प्रभावशाली उपसमूहों पे अनुपातहीन तथा विषम प्रतिनिधित्व प्रमाण है, जिन्होंने कमजोर तथा अधिक पिछड़े उपसमूहों को पीछे छोड़ते हुए आरक्षण के लाभ के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। देखिए, जातियों के भीतर उपवर्गीकरण की चुनौतियां क्या हैं? तो एससी एसटी और ओबीसी श्रेणियों के भीतर विभिन्न उपसमूहों की जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक स्थिति पर विश्वसनीय तथा अद्यतन डेटा की कमी है, जो उप वर्गीकरण के उद्देश्य एवं वैज्ञानिक आधार को बाधित करता है। एससी एसटी और ओबीसी श्रेणियों के भीतर प्रमुख एवं प्रभावशाली उप समूहों से कानूनी तथा राजनीतिक प्रतिक्रिया की संभावना है, जो उपवर्गीकरण व आरक्षण लाभ के अपने हिस्से में कमी का विरोध कर सकते हैं। तो आगे की राह देखते हैं। एससी एसटी और ओबीसी के भीतर उपसमूहों की जनसंख्या एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति पर एक व्यवस्थित एवं अद्यतन डेटा संग्रह की प्रक्रिया सुनिश्चित करना, साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करने हेतु संपूर्ण जाति जनगणना आयोजित करना, सामाजिक
न्याय और राष्ट्रीय एकता के व्यापक लक्ष्यों के साथ जातियों के भीतर उपवर्गीकरण को संतुलित करने एवं यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उपवर्गीकरण समानता तथा गैर भेदभाव के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता हो। आगे क्वेश्चन एक है, तो यह 23 का ये क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपयुक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं? तो देखिए इसमें केवल एक है संवैधानिक निकाय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। डिजिटल ऋण परिदृश्य में धोखाधड़ी वाले ऋण या ऐप का खतरा, तो क्यों चर्चा में इस समय आया हुआ है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स का प्रसार उधारकर्ताओं के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर रहे हैं, जिसमें अत्यधिक ब्याज दरों के साथ ही मानसिक उत्पीड़न की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। डिजिटल ऋण प्रदान करने में तेजी से वृद्धि के बावजूद नियामक शून्यता के कारण ऐसी घोटालेबाज ऐप्स के प्रसार में मदद मिलती है जो बिना सोचे समझे उपयोगकर्ताओं का शोषण करते हैं। ये ऋण या क्रेडिट प्रदान करने की प्रक्रिया है। धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप क्या हैं? तो इसके ये अनधिकृत और अवैध डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म होते हैं जो लोगों को लक्षित कर 1,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करते हैं। अब वे बिना किसी क्रेडिट जांच दस्तावेज या संपर्क से तत्काल और बिना किसी परेशानी के ऋण प्रदान करने का दावा करते हैं। परिचालन की प्रक्रिया क्या है? धोखाधड़ी करने वाले ऋण ऐप अक्सर स्वयं को ऋण कैलकुलेटर या एग्रीगेटर जैसे वैध वित्तीय उपकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो वित्तीय सहायता चाहने वाले उपयोगकर्ताओं के विश्वास का फायदा उठाते हैं। ये ऐप्स विशाल उपयोगकर्ता आधार का लाभ उठाते हुए इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर स्वतंत्र रूप से विज्ञापन जारी करते हैं। हालांकि चेतावनी के संकेत होने के बावजूद सावधानीपूर्वक जांच न किए जाने के कारण वे अपने भ्रामक विज्ञापन जारी रखने सफल होते हैं। चेतावनी के संकेत होने के बावजूद सावधानीपूर्वक जांच का अभाव उन्हें अपने भ्रामक विज्ञापन जारी रखने की अनुमति देता है। झूठे दावों और वादों से आकर्षित होकर उपयोगकर्ता इन भ्रामक ऐप्स का शिकार हो जाते हैं, जिससे उन्हें अत्यधिक ब्याज दरों के साथ ही उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। यदि उधारकर्ता समय पर ऋण चुकाने में विफल रहता है तो ऐप द्वारा उधारकर्ता और उसके संपर्कों के जरिए अपमानजनक तथा धमकी भरे संदेश, कॉल एवं ईमेल भेजना शुरू कर दिया जाता है। ये जिसे एक ब्लैकमेल किया जाता है। शारीरिक हिंसा और उत्पीड़न का भी सहारा लोग ले लेते हैं। डिजिटल ऋण का विकास और धोखाधड़ी करने वाले का उदय। पिछले 11 वर्षों में डिजिटल ऋण बाजार में उल्लंघनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2023 तक अनुमानित 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह लगभग 40% की चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर से बढ़ रहा है। इसमें से अधिकांश गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और बैंकों से समर्थित और वास्तविक फिनटेक कंपनियों द्वारा संचालित है। हालांकि इस वृद्धि ने धोखेबाजों के लिए एक अवसर भी प्रदान किया है। अवैध ऋण बाजार संभावित रूप से 700 से 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स को लेकर चिंताएं क्या है? तो विनियामक मानदंडों का अभाव है और आरबीआई के सीमित दिशा निर्देश के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, और सोशल मीडिया कंपनियों की गंभीरता की कमी है, और विनियामक अनिश्चितता वैध का ऐप्स पर ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। वैध एनबीएफसी की गलत बयानी है, और जैसे कि अवैध ऋण के देने वाले ऐप्स द्वारा गलत बयानी। कुछ धोखाधड़ी वाले ऐप्स क्षेत्र की प्रतिष्ठा में भी धूमिल कर सकते हैं। उपभोक्ता की जागरूकता में भी कमी है और उपभोक्ता जागरूक सुरक्षा की कमी। आगे की राह में देखा जाए तो नियामक ढांचे को मजबूत बनाना, जैसे कि व्यापक कानूनी दिशा निर्देश, और फिर है अनियत प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल ऋण देने वाली संस्थाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए आरबीआई दिशा निर्देश का दायरा बढ़ाना चाहिए। सख्त उचित प्रक्रियाएं लागू करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ाना चाहिए, जिससे ऋण ऐप से संबंधित विज्ञापनों की विनिमय विनिमय लिए सोशल मीडिया साथ उपयोग करने की आवश्यकता है, और कड़ी स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं की भी लागू करना चाहिए। उपभोक्ता शिक्षा का जागरूकता बढ़ाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सीमा पर धोखाधड़ी को ट्रैक करने पर दंडित करना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन 2010 का है, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वे सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में शामिल नहीं हो सकती। दूसरा है, वे बचत खाते की तरफ मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं। तो इसमें केवल एक सही है, केवल बी सही है। अब आगे आता है, भारत ने 2023-34 में 23 से 34 तक में सर्वाधिक पेटेंट प्रदान किए। चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में भारतीय पेटेंट कार्यालय आईपीओ ने नवंबर 2023 तक सबसे अधिक 41,010 पेटेंट प्रदान किए हैं।
वित्तीय वर्ष 2013-14 में 4227 पेटेंट प्रदान किए थे। बौद्धिक संपदा संगठन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारतीय पेटेंट आवेदनों की 31.6% की वृद्धि हुई है। तो देख सकते हैं पेटेंट इस समय नवाचार प्रौद्योगिकी तथा प्रतिस्पर्धात्मक विदेश की प्रगति को दर्शाती है। नोट यहाँ पर है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पेटेंट डिजाइन और व्यवहार चिन्ह कार्यालय द्वारा शासित आईपीओ भारत में पेटेंट डिजाइन तथा भौगोलिक संकेतों के प्रशासन एवं विनिमय के लिए उत्तरदायी है। परिचय देखते हैं, पेटेंट क्या होता है। पेटेंट आविष्कार के लिए एक वैधानिक अधिकार है जो सरकार द्वारा पेटेंट धारक को उसके आविष्कार के पूर्ण प्रकटीकरण के बदले में एक सीमित अवधि के लिए दिया जाता है तथा दूसरों को वह उत्पाद उसकी सहमति के बिना बनाने, उपयोग करने, बेचने, आयात करने तथा अथवा उत्पाद की प्रक्रिया से बाहर कर देता है। भारत में पेटेंट प्रणाली पेटेंट अधिनियम 1970 द्वारा शासित होती है, जो जिसे पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 तथा पेटेंट नियम 2003 द्वारा संशोधित किया गया है। वर्तमान परिवेश के अनुरूप पेटेंट नियमों में नियमित रूप से संशोधन किया जाता है। सबसे हालिया पेटेंट संशोधन नियम 2021 है। पेटेंट की अवधि क्या है, तो दिए गए प्रत्येक पेटेंट की अवधि आवेदन दाखिल करने की तिथि से 20 वर्ष की होती है। हालांकि पेटेंट सहयोग संधि पीसीटी के तहत राष्ट्रीय चरण के अंतर्गत दायर आवेदनों के लिए पेटेंट की अवधि पीसीटी के तहत ही दी गई अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग तिथि से 20 वर्ष होगी। पेटेंट योग्यता मानदंड क्या है, तो ये आविष्कार पेटेंट योग्य विषय वस्तु है, जैसे कि यह नवीन होना चाहिए, आविष्कारी कदम होना चाहिए, एक औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम होना चाहिए। पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 और 4 के प्रावधान में लागू नहीं होने चाहिए। पेटेंट संरक्षण का दायरा क्या है, तो पेटेंट संरक्षण एक क्षेत्रीय अधिकार है और इसलिए यह केवल भारत के क्षेत्र के भीतर ही प्रभावी है। वैश्विक पेटेंट की कोई अवधारणा नहीं है। हालांकि भारत में आवेदन दाखिल करने से आवेदक को भारत में दाखिल करने की तारीख से 12 महीने की समाप्ति के भीतर या उससे पहले कन्वेंशन देशों में या पीसीटी के तहत उसी आविष्कार के लिए संबंधित आवेदन दाखिल करने में मदद मिलती है। पेटेंट अधिनियम 1970 भारत में पेटेंट प्रणाली के लिए यह प्रमुख कानून वर्ष 1972 में लागू हुआ। इसने भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911 का स्थान लिया। अधिनियम को पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें उत्पाद पेटेंट को भोजन, दवाओं, रसायनों और सूक्ष्म जीवों सहित प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों तक बढ़ाया गया था। संशोधन के बाद विशिष्ट विपणन अधिकार ईएमआर से संबंधित प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया और अनिवार्य लाइसेंस अनुदान का प्रावधान पेश किया गया है। अनुदान पूर्व और अनुदान पश्चात विरोध से संबंधित प्रावधान भी पेश किए गए हैं। पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित संधियां और कन्वेंशन क्या है। वैश्विक ये भारत विश्व व्यापार संगठन का दूसरा सदस्य मतलब डब्ल्यूटीओ का सदस्य होने के साथ साथ बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी वस्तुओं पर पहलुओं पर समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। तो आईपीआर से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय संधियां सम्मेलन में सदस्य भी है। पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए सूक्ष्म जीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर बुडापेस्ट संधि, औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए पेरिस, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना पर अभिसमय, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए वर्ण अभिसमय, पेटेंट सहयोग संधि, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर नीति 2016। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर नीति 2016 को देश में आईपीआर के भविष्य के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक दृष्टि दस्तावेज के रूप में मई 2016 में अपनाया गया था। इसका स्पष्ट आह्वान है रचनात्मक भारत, इनोवेटिव इंडिया। यह कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करता है। इसका उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भारतीय परिदृश्य में शामिल करना और अनुकूलित करना है। तो आगे की राह क्या है। इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इसमें इनोवेशन हब और इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना एवं समर्थन करते हुए अनुसंधान तथा विकास में निवेश बढ़ाना शामिल है। पेटेंट प्रक्रियाओं को सरल बनाना और भारतीय पेटेंट कार्यक्रम की क्षमता को बढ़ाना नव प्रवर्तकों को उनके अभूतपूर्व विचारों के लिए सुरक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। आईपीआर पर शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के माध्यम से नव प्रवर्तकों, विशेष रूप से युवाओं को सशक्त बनाना पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया को उजागर कर सकता है, नवाचार एवं सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है।
2017 का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी के संदर्भ में इनके कथनों पर विचार कीजिए। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। दूसरा है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनिमय के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है। तो ये देखिए दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि 2019 में पूछा गया था, भारतीय पेटेंट को निम्न कथन विचार कीजिए। 3 कथन है। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। दूसरा है, भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। और तीसरा है, पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। तो केवल तीसरा वाला सही है कि यही पात्र नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। तो भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार 3J में पेटेंट योग्यता से पौधों और पशुओं को संपूर्ण या किसी भी हिस्से में सूक्ष्म जीवों के अलावा बीज किस्मों और प्रजातियों सहित पौधों तथा जीवों के उत्पादन या प्रवर्धन के लिए अनिवार्य रूप से जैव प्रक्रियाओं को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि पहला गलत है। भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और माल का भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण तथा संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत रजिस्ट्रार के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने एवं समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड IPAB का गठन किया गया था। तो दूसरा भी गलत है। तीसरा है, पादप विविधता संरक्षण पादप प्रजनक अधिकारों के रूप में एक प्रजनक को पादप विविधता का कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में भारत में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य पौधों की किस्मों की सुरक्षा और पौधों के प्रजनकों एवं कृषक अधिकार संरक्षण के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करना है। अतः तीसरा सही है। देखिए मेंस का भी एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट है। वैश्वीकृत संसार में बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्व हो जाता है और वे मुकदमेबाजी का एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तियों के बीच मोटे तौर पर विभेदन कीजिए। तो चलिए ठीक है, हम लोग आज का करंट अफेयर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।